जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। आपसे पूछा है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के द्वारा की जाएगी। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कनाडा, यूएसए और मैक्सिको की द्वारा की जाएगी। फीफा विश्व कप 2025 से अगर बात करें तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में। फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। पहला फीफा विश्व कप की बात करें तो 1930 में हुआ था, जिसमें उरुग्वे मेजबान भी और उरुग्वे विजेता भी रहा। पहला फीफा विश्व कप विजेता रहा उरुग्वे 1930 में। सबसे अधिक बार जो विजेता रहा फीफा विश्व कप का वो ब्राजील रहा 5 बार। दूसरे सबसे अधिक बार विजेता जो रहा है जर्मनी और इटली 4 बार रहा है। अब तक विश्व कप जीतने वाले देशों की संख्या 8 देश है। फीफा विश्व कप 2018 जो हुआ था रूस में हुआ था और विजेता फ्रांस रहा है। 2022 में जो हुआ था कतर में हुआ था और विजेता जो रहा था वो अर्जेंटीना रहा था। और फीफा विश्व कप 2026 मेजबान देश रहेगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको रहेगा। पहली बार 3 देश मिलकर मेजबानी करेंगे। फीफा विश्व कप का आयोजन हर कितने साल में होता है तो 4 सालों में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय न्यायिक प्रणाली में पीआईएल का अर्थ क्या है। आपसे पूछा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में पीआईएल का अर्थ क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको बोलते हैं जनहित याचिका। इसका मतलब है ऐसी याचिका जो सार्वजनिक हित यानी कि जनता की भलाई के लिए अदालत में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसका मामला से सीधा संबंध ना भी हो, समाज के हित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है। भारत में पीआईएल की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था। आपसे पूछा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना, शिक्षा और सामाजिक सुधारों को प्रसार करना, समाज सेवा और देश सेवा के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। चिथरई उत्सव तमिलनाडु के मदुरई शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मनाया जाता है। यह उत्सव तमिल नववर्ष में मनाया जाता है जो अप्रैल मई में आता है। उत्सव के प्रमुख आकर्षक होते हैं देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदर मतलब शिव का द्रव्य विवाह, भगवान अलगर यानी कि विष्णु की यात्रा। या तमिलनाडु का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है। बाकी पंजाब जो ऑप्शन है यहाँ पर बैसाखी यहाँ का प्रमुख उत्सव है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ तीज गणगौर और यहाँ प्रसिद्ध है। और मेघालय की बात करें तो वांगला उत्सव यहाँ प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। आपसे पूछा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक युवराज सिंह ने लिखी थी। इसमें उन्होंने अपने कैंसर से संघर्ष, उपचार की कठिनाइयों और क्रिकेट में वापसी के अनुभव को साझा किया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर इनकी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे है। कपिल देव इनकी आत्मकथा स्ट्रेट फॉर्म द हल्ट है। साइना नेहवाल इनकी आत्मकथा प्लेइंग टू विन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तट और उसकी स्थिति वाले राज्य का युग्म गलत है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट और उसकी स्थिति वाले राज्य का युग्म गलत है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा तट दिया है कर्नाटक, तो यह सही है, इसे कर्नाटक तट भी कहा जाता है। काठियावाड़ तट गुजरात सही है, यह गुजरात का प्रमुख प्रायद्वीपीय तट है। कोंकण तट महाराष्ट्र, यह भी सही है क्योंकि यह महाराष्ट्र और गोवा के समुद्र तटीय भाग में कहते हैं। मालाबार तट तमिलनाडु दिया है, यह गलत है। मालाबार तट वास्तव में केरल का समुद्री तट है ना कि तमिलनाडु का, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मालाबार तट जो केरल का समुद्री तट है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा वार्म करंट है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा वार्म करंट है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गर्म धारा यानी कि वार्म करंट्स ये उष्णकटिबंध से ध्रुवों की ओर गर्म पानी ले जाती हैं। उदाहरण के तौर पर गल्फ स्ट्रीम जो कि अटलांटिक महासागर, क्रुसियो धारा प्रशांत महासागर। ठंडी धाराएं ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंडा पानी लाती हैं, जैसे कि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है, फॉकलैंड धारा या भी ठंडी धारा है, कैनरी धारा या भी ठंडी धारा, परंतु गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेबीज, टाइफाइड और खसरा ये सभी जो है टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है, परंतु बेरी जो इसे टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता। बेरी या विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है या कोई संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए इसके लिए टीका उपलब्ध नहीं है। इसका इलाज विटामिन B1 की खुराक से किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें, रेबीज इसे टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। टाइफाइड की बात करें तो या भी इसका भी टीका उपलब्ध है। खसरा की बात करें इसका भी टीका लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजदूत और उच्चायुक्त ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत के महान्यायवादी या भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, परंतु भारत के सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, या राष्ट्रपति के द्वारा नहीं नियुक्त होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते बल्कि केंद्र सरकार यानी कि विधि मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी नियोगी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित किया गया था। पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इसके पीछे उद्देश्य रहता केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे यानी कि वित्तीय संसाधनों का वितरण की सिफारिश करना। वित्त आयोग हर 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 2025 12 अगस्त को मनाया गया है। बात यहां हो रही अगस्त माह की, चलिए अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को क्रांति दिवस, क्विट इंडिया दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, साथ साथ में विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद्र जी की जयंती पर। तो 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं, इसमें वह गतिविधियां आती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं, जैसे कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र में इसमें उद्योग, निर्माण कार्य शामिल होते हैं। और तृतीय क्षेत्र इसमें सेवाएं आती, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, रेलवे आदि। इसलिए रेलवे जो हो जाएगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं, बाकी डेयरी, वानिकी, खनन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा है कि काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल मुंबई में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 से हुई। स्थान मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र है, जो अपनी कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा
कल्चरल आर्ट्स फेस्टिवल है। इसमें नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, साहित्य, फोटोग्राफी और शिल्प से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। इसका आयोजक जो होता है काला घोड़ा एसोसिएशन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति मई में भारत किस छावनी से आरंभ हुई थी। आपसे पूछा कि 1857 की क्रांति मई में भारत किस छावनी से आरंभ हुई थी, बताइए। तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे कारण था सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें कारतूस की चर्बी गाय और सूअर की चर्बी से बनी होने की बात फैली। मेरठ से उठी यह बगावत तेजी से दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ आदि में फैल गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया। कानपुर से नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया। इस दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगी जैसे कि राम मनोहर लोहिया, अचेरिया और अन्य ने गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की। यह रेडियो प्रसारण मुंबई से किया जाता था और इसका उद्देश्य जनता को स्वतंत्रता आंदोलन की सही जानकारी देना तथा ब्रिटिश प्रचार का विरोध करना था। उषा मेहता को इस कारण भारत छोड़ो आंदोलन की वॉइस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया। आपसे पूछा कि 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक हल ने किया था। कौन किया था? चक हल ने किया था। चक हल ने इसका आविष्कार किया था। चक हल ने 3D प्रिंटर का आविष्कार 1983 में चक हल ने किया था। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो निक होलोन्याक ने LED का आविष्कार किया था। एलियास हॉर्वे ने सिलाई मशीन के आविष्कार किया तो क्रिस्टियान हुइजेंस ने पेडुलम घड़ी और प्रकाश तरंग सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था। आपसे पूछा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1954 में। सॉरी, ऑप्शन ए 1955 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। या इसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कहते हैं। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को दिया जाता है। इसे साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था द्वारा 1955 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 22 भाषाओं, बाद में 24 और अब 24 प्लस अंग्रेजी में रचनाओं के लिए दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए का नगद, एक ताम्र फलक और साल प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है। आपसे पूछा कि ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। आगरा के आसपास कारखानों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर नमी के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यह अम्लीय वर्षा के रूप में ताजमहल के संगमरमर पर गिरती है। संगमरमर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 अम्ल से अपक्रिया करके धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को मार्बल कैंसर यानी कि संगमरमर कैंसर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। आपसे पूछा कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से, चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड से। मुंडारी नृत्य झारखंड राज्य के मुंडा जनजाति का प्रमुख आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य त्योहारों, शादियों और फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं हाथ पकड़कर गोल घेरे में नाचते हैं। इस नृत्य में मदोल यानी कि ढोल जैसा वाद और अन्य लोकवाद यंत्रों का प्रयोग होता है। यह नृत्य झारखंड की लोक सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो मिजोरम यहाँ चेराओ यानी कि बांस नृत्य प्रसिद्ध है। कर्नाटक यहाँ यक्षगान प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ वानुचो, शेरदुके पेन और मिजी जनजातीय नृत्य प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। आपसे पूछा है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे, चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ घराने से। शंभू महाराज जो कि जीवित रहे 1910 से 1970 के समय।
शंभू महाराज। ये प्रसिद्ध कथक नर्तक और गुरु थे। वे लखनऊ घराने के जनप्रतिनिधि थे जिसे नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विशेष ख्याति मिली। शंभू महाराज अच्छन महाराज के छोटे भाई तथा बिरजू महाराज के चाचा और गुरु थे। लखनऊ घराना विशेष रूप से अभिनय यानी कि भाव प्रदर्शन और नाजुक अदाओं के लिए प्रसिद्ध है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जयपुर घराना जो है यह मुख्यतः तांडो यानी कि लय ताल और पैरों की थाप के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ घराना की बात करें तो यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। और बनारस घराना की बात करें तो इसमें नाट्य और ठुमरी अंक की छाप अधिक मिलती है। तो ये आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा है कि काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।